Hello, friends, and welcome to UPSC Made Simple. My name is Abhijit, and today we're going to discuss the Hindu newspaper. And हमारा पूरा complete analysis will be prelim focused only. हम सिर्फ prelims के लिए जो भी important news है सिर्फ वही focus करेंगे, हम और कुछ भी focus नहीं करेंगे. ठीक है? So let's start. So government watching WHO alert on airborne spread of virus. अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, WHO क्या बोल रही है कि ये जो वायरस है, जो कोविड-19 का जो वायरस है, दैट इज दैट हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू एयर. तो ये क्या बोल रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाउ इंडिकेट द वायरस मे बी एयरबॉर्न. तो ये क्या बोल रही है, वी हैव बीन टॉकिंग about the possibility of airborne transmission and aerosol transmission. एरोसॉल्स मतलब क्या होते हैं? एरोसॉल्स मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अब हमारे एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, उनको एरोसॉल्स बोलते हैं. ठीक है? एज वन ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19, मारिया वैन करकोवे, टेक्निकल हेड ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक एट WHO सेड. ठीक है? तो सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि WHO बोल रहा है कि इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एयरबॉर्न ट्रांसमिशन एज वेल. मतलब एग्जाम्पल, कोई छींकता है या कोई खांसता है तो उसके जो कोविड-19 के जो पार्टिकल्स होते हैं वो शायद एयर में सस्पेंडेड रहे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है? सिर्फ इतना ध्यान रखना है तुमको, ये क्या है. ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. सो नेपाल, लेट्स टॉक अबाउट नेपाल. एज एवरीबडी नोज दैट आजकल नेपाल में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. KP ओली शर्मा की जो गवर्नमेंट है, इट्स बीन टर्निंग आउट टू बी एंटी इंडियन. मतलब बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आए हैं जहाँ पे वो जैसे उन्होंने बोला कि कोविड-19 नेपाल में इंडियंस फैला रहे हैं, एंड अलॉट मोर देन दैट. तो नेपाल क्या बोल रहा है, नेपाल विल नॉट अलाउ फॉरेन TV चैनल्स दैट इंडल्ज इन द कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ इट्स लीडर्स. मतलब ऐसे कोई भी चैनल्स अलाउ नहीं करेंगे जो इसमें है ना कैरेक्टर असैसिनेशन होगा लीडर्स का, वहाँ के लीडर्स का. तो ये अनाउंसमेंट क्या है, सिर्फ इंडियन चैनल्स के लिए नहीं, नेपाल में भी ऐसे कोई चैनल्स है उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा. तो ये जो हमारा दूरदर्शन है वो चैनल वहाँ पे एयर होता था, अब शायद उसको ब्लॉक किया जाएगा. ठीक है? इंडिया सीइंग ग्रीन शॉट्स ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल सेज प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी अब धीरे धीरे करके इट्स ग्रोइंग अगेन. ठीक है? सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज़. सो 2 लाख आस्क UGC टू स्क्रैप फाइनल ईयर एग्जाम्स. तो UGC को लेटर लिखा है, पेटिशन साइन किए 2 लाख लोगों ने, कॉलिंग फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ फाइनल सेमेस्टर्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री. ठीक है? तो हमारा कंसर्न रहेगा कि एग्जैक्टली UGC क्या है. ठीक है? तो हम अब UGC के बारे में पढ़ेंगे. UGC was established in 1953. University Grants Commission of India comes under the Ministry of Human Resource Development HRD and whose head office is located in New Delhi. तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ सकता है UGC क्या है, कैसा है. तो UGC इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. स्टैट्यूटरी मतलब एक स्टैट्यूट से बना है, लॉ से बनाया गया. कौन से लॉ से? UGC एक्ट ऑफ 1956 से UGC बना है. 2 बॉडीज़ होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो बॉडीज़ होती है जो जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती है जिनको एक स्टैट्यूट मतलब कोई लॉ से बनाया गया, उनको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं. तो ये UGC एक्ट ऑफ 1956 ने UGC बनाया. अभी UGC क्या करती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन. ठीक है? और क्या करती है? वो पैसे देती है. किसको देती है? यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देती है. ठीक है? अभी UGC के हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में, बट इट हैज़ 6 रीजनल ऑफिसेस. तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि UGC के ना विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी और दिस हैज़ UGC ऑफिसेस. तो बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे. बेंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता एंड पुणे, ये जो है, ये जो 6 वहाँ पे UGC के क्या है, रीजनल ऑफिसेस. ठीक है?
In 2018, the Ministry of Human Resource Development announced its plan to repeal the UGC Act of 1956. 2018 में HRD ने क्या बोले कि UGC को निकालने वाले हैं, ठीक है। एंड उसके बदले क्या लाने वाले थे? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन HECI बोलते हैं इसको, वो लाने वाले थे, ठीक है। ठीक है, बस ठीक है, चलो ओके, बस ये काफ़ी था हमारे लिए UGC। आई होप UGC आपका क्लियर हो गया, UGC में एग्जैक्टली क्या है, कैसा है। अब ये नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं हम। डिस्कॉम इशू एडवाइजरीज एज मॉनसून बिगिंस। डिस्कॉम्स मतलब क्या? जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती, पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज जो होती हैं उनको डिस्कॉम्स बोला जाता है। अब रिसेंटली अगर मेरे कोई दोस्त भाई और बहन जो मुंबई में या महाराष्ट्र में कहीं रह रहे, तो यूजुअली उन्होंने अभी ये प्रॉब्लम फेस किया रहेगा कि हमारा बिल अचानक ज़्यादा आ गया है। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज क्या हुआ है, वो मीटर रीडिंग ले नहीं पाए, उसके वजह से उन्होंने बिल ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारे इसमें है डिस्कॉम्स के लिए क्या क्या स्कीम्स है, मतलब एग्जैक्टली डिस्कॉम्स के लिए उदय स्कीम कौन सी स्कीम है? उज्ज्वला डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उदय स्कीम को बोलते हैं, ठीक है। अभी ये 2015 में लॉन्च हुई थी। ये किसके लिए? ये फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसके लिए बेसिकली उनको ये उज्ज्वला स्कीम क्या करती है, या उदय स्कीम, उज्ज्वला डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, ये क्या करती है? ये बेसिकली हेल्प करती है जो पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज को है, उनका रेवेन्यू गैप के लिए थोड़ा सा मदद करती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसमें आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट अवे UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। सेंट्रल सेक्टर एंड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर कौन सी स्कीम होती है जिसका फंडिंग 100% स्टेट देता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो होती है जिसका फंडिंग 100% सेंटर देता है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड वो स्कीम्स होती है जिसका थोड़ा पैसा सेंटर देता है, थोड़ा पैसा स्टेट देता है। वो डिपेंड करता है कि कैसे 75-25 के रेशो में है, या 60-40 के रेशो में, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या हिली एरियाज है कैसे 90-10 के रेशो में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में क्या डिफरेंस है। ये हो गई हमारी नेक्स्ट। अभी इसमें है, सिर्फ आपको लिखा गया है ये स्पेशल सर्वेलेंस ग्रुप्स एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर कोविड-19। इसमें क्या लिखा है कि न्यू दिल्ली कि टेस्टिंग कैंप्स फॉर SSGs मतलब स्पेशल सर्वेलेंस ग्रुप्स सेट टू कमेंस टुडे। अभी अपने को ये जानना है कि एग्जैक्टली रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज अ रैपिड एंटीजन टेस्ट? it is a rapid diagnostic test which detects the presence of viral proteins. ये रैपिड एंटीजन टेस्ट आपको किसी ने अगर पूछा तो आपको बहुत सिंपल आंसर देना है। इट इज़ अ टेस्ट विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरल प्रोटीन्स, एंटीजेंस बोलते हैं जिसको, एक्सप्रेस्ड बाय द कोविड-19 वायरस इन अ सैम्पल फॉर्म द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो सैम्पल निकालते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक से, अगर आपने देखा गया तो ये देखो, ये जो यहाँ पे वो ये उनके है ना रेस्पिरेटरी ट्रैक से वो थोड़ा सा ये निकाल रहे, तो वो क्या, ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है? रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरल प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होते हैं जो कोविड-19 से आते हैं उसको चेक करता है, मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो उनको कोविड है, ठीक है। If the target antigen is present in sufficient concentrations in the sample, it will bind to specific antibodies fixed to a paper strip enclosed in a plastic sheet. बेसिकली ये टेस्टिंग का इनका बता रहे कि कैसे। अब दो है, एक रैपिड एंटीजन टेस्ट जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, और एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो रैपिड एंटीजन तो हमने देखा कि वो प्रोटीन्स का ये देखता है, वायरल प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है, एंटीजन। एंड ये रैपिड एंटीबॉडीज क्या देखता है? रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड।
of the people believed to have been infected with COVID-19. जिनको लगता है कि एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ क्या होती है बेसिकली? एंटीबॉडीज़ अपने ब्लड में प्रेजेंट रहती है, जो 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 भी इन्फेक्शन हुआ है उससे लड़ती है, और उस सपोज एक एक्स इन्फेक्शन है, उससे अपनी एंटीबॉडीज़ तैयार हुई और उससे लड़ रही है, तो वो अगर एंटीबॉडीज़ अपने ब्लड में प्रेजेंट है, अपने इसमें प्रेजेंट है, तो ये टेस्ट डिटेक्ट करेगा कि बाबा ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मतलब शायद कोविड है। ठीक है, समझे? वेरी क्लियर। इफ़ एनी डाउट माय फ्रेंड्स, प्लीज़ आप बिंदास मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, कोई टेंशन नहीं। बट हमारा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स होगा, इतना ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रीलिम्स, विल बी फोकसिंग ओनली ऑन प्रीलिम्स। हमारा जो सारा है सिर्फ प्रीलिम्स होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट सिलेक्ट्स प्राइवेट फर्म फॉर टेली काउंसलिंग। तो एग्जैक्टली ये क्या है? न्यू दिल्ली में क्या हुआ, मैं आपको बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ। टेली काउंसलिंग क्या होता है? जो फ़ोन, टेली इज़ व्हाट, फ़ोन। तो टेली काउंसलिंग मतलब फ़ोन पे आपको काउंसिल करेंगे। जो पेशेंट्स हैं जिनको माइल्ड कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, उनको क्या बोला गया है? उनको होम क्वारंटीन दिया है। बिकॉज जो भी हमारे जो पेशेंट्स जिनको एडमिट करने की ज़रूरत है, जिनको जो हाई रिस्क है, जो एज्ड है, या जिनको मल्टीपल डिसीजेस ऑलरेडी है, उनके लिए बेड वेकेंट करने, मतलब उनके लिए बेड रखने के लिए ये जो माइल्ड कोरोना वायरस के सिम्टम्स वाले, उनको होम क्वारंटीन दे रहे हैं। तो अभी ये बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया है। 12,000 कोविड-19 पॉजिटिव जो पीपल है अंडर होम आइसोलेशन, उनको वो कॉल करके पूछेंगे कि भाई साहब क्या हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। मतलब बेसिकली कलेक्टिंग डेटा, और डेटा इज़ द न्यू ऑयल। मतलब डेटा आपके पास है तो आपके पास एवरीथिंग है, एंड डेटा से ज़्यादा यू आर केयरिंग अबाउट योर सिटीजन्स, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड स्टेप विच इज़ टेकन बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये कंपनी विल चार्ज 315 रुपीज़ पर पर्सन फॉर 10 डेज। 10 डेज़ की काउंसलिंग होगी। 10 डेज़ में से आपको पूछेंगे कि कैसा है, क्या कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, सो इट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल दिस, आपके एक कोई अगर आपको पूछ रहा है फ़ोन करके कि आपकी तबीयत कैसी है, तो इट हैज़ ऑलरेडी, मतलब एक केयर फील होता है, एक सपोर्ट फील होता है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बीइंग हील्ड ऑल्सो। ठीक है, okay, let's come to the next news which we think is important from our prelims perspective. Delhi police website to post updated list of most wanted criminals. ठीक है, तो दिल्ली पुलिस यूजुअली पहले पोस्ट करती है। इनको क्या होता है, पहले जब अगर उनको है ना क्रिमिनल्स का है ना फ़ोटो के साथ पोस्ट करना है, तो उनके है ना उनको कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, और ऐसे सब करना पड़ता है। इट इज़ अ बिग प्रोसीजर। तो रिसेंटली दे हैव उनके जो वेबसाइट है, अगर आप उनकी वेबसाइट चेक करोगे तो उसमें भी आपको उनके सारे जो क्रिमिनल्स हैं उनके देखोगे, बट उनकी फ़ोटो अपलोडेड नहीं रहती। उनका नाम रहता है, और या उन पे कितना बाउंटी लगा हुआ है, या कितने पैसे उन पे इनाम है, वो लगा हुआ रहता है। तो इस CRPC के सेक्शन 82 में दे आर रिक्वायर्ड टू टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट्स, बट देन दिल्ली पुलिस वेबसाइट टू दे आर गोइंग टू अपडेट लिस्ट ऑफ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल सून। तो अभी हम इधर पढ़ेंगे CRPC क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, CRPC मतलब क्या? आपको कोई भी ये सारे जो टर्म्स है, बहुत यूजुअली अगर आप किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहना भी ज़रूरी है ये सारी चीज़ों में। तो CRPC का फुल फॉर्म मतलब क्या है एग्जैक्टली, मैं बहुत सिंपल बताऊँगा आपको, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, CRPC इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। कहाँ कब आया था ये? 1861 में आया था, पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो CRPC was created first time in 1882 and then amended in 1898 according to the 41st Law Commission report in 1973. ठीक है, तो अभी CRPC का बेसिक समझ गए आप कि क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। ये क्रिमिनल का क्या प्रोसीजर के हिसाब से कैसे होने का, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको अपन बोलते हैं, उसका कोड रहता है। अभी CRPCs में दो आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस, बेसिकली दो होते हैं। कौन से होते हैं? एक कॉग्निजेबल ऑफेंस रहता है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहता है। आपको ये सब पता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या रहता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या रहता है।
कभी भी हम कोई भी पुलिस स्टेशन या किसी भी ऐसे चीज़ों में आते हैं जहाँ पे हमको पुलिस से बात करना पड़ता है कुछ भी, तो हमें ये सब चीज़ें पता रहनी चाहिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या रहता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या रहता है. तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंसेस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट अ कोर्ट मैंडेटेड वारंट. कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस, वो वैसे ऑफेंसेस होते हैं, वैसे क्राइम्स होते हैं फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट अ कोर्ट मैंडेटेड, मतलब विदाउट अ वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड. इसको याद रखना, इतना ये नहीं है, बट सिर्फ इसको ध्यान में रखना. कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब आपको पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट एन वारंट. एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब क्या होते हैं, आर लेस सीरियस. मतलब ये जो कॉग्निजेबल होते हैं वो सीरियस होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो लेस सीरियस होते हैं, मतलब वो ज़्यादा सीरियस नहीं होते, और उनको उनको आपको कोर्ट का वारंट चाहिए रहता है. कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको कोर्ट का वारंट नहीं चाहिए रहता है. विदाउट अ कोर्ट मैंडेटेड वारंट दे कैन अरेस्ट यू. एंड नॉन कॉग्निजेबल में दे आर लेस सीरियस, तो आपको कोर्ट का अगर ये चाहिए तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना. इतना ही है कॉग्निजेबल और नॉन. और सीआरपीसी अपन ने बात किया था, कब आया था, 1861 में. इट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. आपको पूछ सकते हैं स्ट्रेट अवे कि सीआरपीसी कब आया था. ठीक है, बीजेपी स्टेट यूनिट रीस्ट्रक्चरिंग कंटिन्यूज. ओके, परमानेंट फेस. ओके, आई डोंट थिंक सो दैट्स इंपॉर्टेंट. मेरे से कुछ गलती हो गई रहेगी उसमें मार्क करने में, आई एम वेरी सॉरी. ठीक है, परमिशन फॉर प्लाज्मा बैंक. अभी क्या हुआ है, रिसेंटली पंजाब में जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके उनके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने अप्रूवल दे दिया है कि प्लाज्मा बैंक. अभी हम लोग का कंसर्न ये नहीं रहेगा कि किसने क्या परमिशन दिया, हमारा कंसर्न ये कि प्लाज्मा बैंक क्या है. ठीक है, ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, प्लाज्मा बैंक क्या होता है. द कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी सीक्स टू मेक यूज ऑफ एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन द रिकवर्ड पेशेंट अगेंस्ट द कोरोना वायरस. बहुत सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो जो कोरोना वायरस पेशेंट्स हैं, उन्होंने उनकी एंटीबॉडीज़ ने फाइट किया कोरोना वायरस और वो ठीक हुए. ठीक है, वो जो होल ब्लड रहता है या प्लाज्मा रहता है अपने अपने ब्लड में, ठीक है, वो लेंगे अपने, मतलब जो कोरोना फाइट किया है, जो कोरोना का फाइटर है, उससे प्लाज्मा लेंगे. ठीक है, और वो प्लाज्मा किस में डालेंगे, जो जो हाई जो इल है या जो सीरियस है, ताकि अपने जो कोविड-19 जिसने फाइट किया उसका जो, हाँ, जो प्लाज्मा है, जो वो किसी और के लिए काम आ सके. बेसिकली इसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा बैंक. हम समझे, बहुत सिंपल है कि अगर किसी इंसान ने कोविड फाइट किया है अपने एंटीबॉडीज से, तो उसके उसके खून में से वो प्लाज्मा निकाल के जो जो फाइट कर रहा है उसके इसमें डालेंगे, तो उसको और ताकत मिलेगी. सिंपल, वेरी सिंपल है दैट. एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो गाइस. ठीक है, तो आसाम गवर्नमेंट डज यू टर्न ऑन लैंड ऑर्डिनेंस फॉर एमएसएमईज. अच्छा, ये रिसेंटली ये जो सीन चल रहा है आसाम गवर्नमेंट का, ये भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है सोनोवाल जी, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिसेंटली अपना सब कुछ ओपन करवाया था कि कोई भी आके आप सेटअप कर लीजिए हमारे यहाँ पे. बेसिकली उनको अपना बिजनेस बढ़ाना था, स्टेट का इनकम ज़्यादा करना था. इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल स्टेप कि हर एक इंसान चाहेगा कि अपने स्टेट में ज़्यादा रेवेन्यू हो, बट वहाँ की लोकल जो है आइडेंटिटी और लोकल कल्चर भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए अभी उन्होंने स्क्रैप किया था, क्योंकि ये जो है विदाउट एनी क्लियरेंसेज और विदाउट एनी परमिशंस आप सेटअप कर सकते थे वहाँ पे, ऐसे लॉ निकाला था उन्होंने, बट अभी उन्होंने वापस वो स्क्रैप कर दिया. बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्होंने स्क्रैप किया नहीं किया, ये हमको एमएसएमईज के बारे में जानना है. ठीक है, तो एमएसएमईज क्या है. ठीक है, तो मई 13 में क्या हुआ था, मई 13 में एग्जैक्टली क्या हुआ था. द सेंटर हैज़ रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज. एमएसएमईज को क्या बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. अभी ये अपने को कैसे पता चलेगा कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, क्या है. तो अभी रिसेंटली
जो ये जो हुआ था, तो इसमें ये लोग ने है ना एक टर्नओवर भी, क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर भी डाला था। अभी ये लोग ने पूरा रीस्ट्रक्चर किया है एमएसएमई को, कौन माइक्रो है, कौन स्मॉल है, कौन मीडियम है, कौन कैसा है, ये अभी अपन जानेंगे, ठीक है। तो माइक्रो, एनी फर्म, माइक्रो मतलब क्या, एनी फर्म विद इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़। अगर आपको माइक्रो खोलना है, कोई भी आपको माइक्रो बिजनेस खोलना है खुद का, तो आपका बिजनेस का इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ होना चाहिए एंड टर्न ओवर अप टू 5 करोड़, ठीक है, सिंपल एज दैट। माइक्रो में बिजनेस इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से नीचे की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 1 करोड़ या उससे नीचे। एंड टर्नओवर, टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, सपोज 1 करोड़ का मैंने माल खरीदा आपसे, सपोज गेहूँ खरीदे आपसे 1 करोड़ रुपए की, उसको मैं बेचूंगा, तो सपोज वो बेचने का जो भी है सब कुछ ऐड होके उसको 5 करोड़ तक होना चाहिए, तो मेरा वो टर्नओवर 5 करोड़ का है। सिंपल, मेरा प्रॉफिट वॉफिट कुछ भी नहीं देख रहा हूँ इसमें, मैं सिर्फ देख रहा हूँ मेरी सेल्स कितनी हो रही है, मेरा टोटल कॉस्ट सेल्स वेल सब कितना हो रहा है, तो मेरा टर्नओवर 5 करोड़ होगा अगर मैं 5 करोड़ में सब मेरा हो रहा है, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्नओवर, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ये है माइक्रो, माइक्रो में क्या है, 1 करोड़ एंड 5 करोड़। स्मॉल में वही है 10 करोड़ एंड 50 करोड़, दोनों दोनों जगह जीरो लगा दिए, सिंपल। स्मॉल में 1 करोड़ 5 करोड़, माइक्रो में 1 करोड़ एंड 5 करोड़, आई एम वेरी सॉरी। स्मॉल में 10 करोड़ एंड 50 करोड़, मीडियम में 20 करोड़ एंड 100 करोड़, ठीक है, सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। अभी एमएसएमई के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, शायद कभी हमें एग्जाम में पूछ सकता है यूपीएससी या एनी अदर स्टेट सर्विसेज पूछ सकता है, ठीक है। MSME is the second largest employment provider after agricultural sector. एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद हमारा MSME सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है। इट प्रोवाइड्स 80% ऑफ द जॉब इन इंडस्ट्री विद जस्ट 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब 80% इंडस्ट्री में वो जॉब प्रोवाइड करता है और इन्वेस्टमेंट उसमें सिर्फ 20% है। दे ऑल्सो चेक रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, चलो ओके। अभी ये जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, अबाउट 31% टू द नेशंस जीडीपी। मतलब हमारे जीडीपी का 31% आता है हमारा एमएसएमई सेक्टर से, ठीक है। 45% शेयर इन द ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, मतलब 45% एक्सपोर्ट्स में एमएसएमई का है, और 34 शेयर इन द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एज पर 2017 रिपोर्ट, ठीक है। बस इतना ही आप जान लो, प्रीलिम्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एमएसएमई, जो भी हमने बात किया वो इम्पॉर्टेंट है। सो आते नेक्स्ट न्यूज़ में। आई एम नॉट गोइंग टू कवर द एडिटोरियल्स बिकॉज हम अभी इंटेलेक्चुअल बात नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट, हमारा फोकस सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, और हमारा फ़िलहाल और कोई अभी ये 3 महीने के लिए फोकस नहीं है। 3 महीने के बाद हम मेंस की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई लोग और बहन लोग, मुझे बस आप साथ दीजिए मेरा, मुझे मोटिवेट करिए आप लाइक्स और कमेंट और शेयर करके वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियो, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एनआईए टू इन्वेस्टिगेट केरला एयरपोर्ट गोल्ड स्मगलिंग केस। तो जो लिखा है उसमें हम लोग को समझ गया कि क्या केरला एयरपोर्ट में ये कस्टम्स ऑफिसर ने कस्टम्स ने पकड़ा है गोल्ड स्मगलिंग, ठीक है। तो ये यूएई से कोई रिलेटेड है उनका कंसाइनमेंट, तो वो गोल्ड पकड़ा था। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एनआईए क्या है, वॉज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट ऑफ 2008, ठीक है। एनआईए कब आया था, 2008 में। इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस affecting the sovereignty, security and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, against atomic and nuclear facilities, smuggling in high quality counterfeit Indian currency, implementation of international treaties, agreements, conventions and resolutions of United Nations. Its objectives is also to combat terror in India, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, NIA, it acts as a सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और ब्रांचेस है हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू, ठीक है, इधर है। एनआईए एक्ट 2008, ध्यान रखना सिर्फ, इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी, ठीक है।
इट इज़ अ सेंट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। और हाँ चलो ठीक है, वो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। प्रियंका फॉर सीबीआई प्रोव इनटू प्रोटेक्शन फॉर दुबे, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीबीआई। अभी हमने ऊपर किया था एनआईए, किस में आया था, एनआईए एक्ट 2008 में। अभी सीबीआई क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सीबीआई पावर कहाँ से लाता है बेसिकली, एनआईए तो लाता है, एनआईए एक्ट ऑफ 2008 से पावर आता है उसको, बट ये सीबीआई को पावर कहाँ से आता है। सीबीआई को पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछेंगे, सीबीआई को पावर कौन देता है, एक होम मिनिस्ट्री लिखेंगे, ये लिखेंगे, या दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। अब सीबीआई क्या है, सीबीआई इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया, ठीक है। अभी वो किस में आती है, सीबीआई किस में आती है, इट फंक्शंस अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सीबीआई का एक्चुअली मेरे को लगता है इसका ड्यूअल कंट्रोल है, इसका डीओपीटी में ही, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस में भी आता है, और उसका होम में भी आता है, ठीक है। However, for investigation of offences under Prevention of Corruption Act, its superintendents वेस्ट विद द सीवीसी। अच्छा, ये इसका सीवीसी क्या देखता है, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से कोई क्राइम्स है तो उसका सुपरिटेंडेंट मतलब उसका बॉस सीवीसी है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। सीबीआई क्या क्या कर सकते हैं, सुओ मोटो टेकअप इन्वेस्टिगेशन। सुओ मोटो मतलब खुद से, अगर उसको लगता है कुछ गड़बड़ है, दया यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो ऐसा कुछ लगा तो सीबीआई खुद से केस ले सकता है, बट कहाँ पे, ओनली इन द यूनियन टेरिटरीज। अगर उसको कोई भी स्टेट में आना है इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। आपने ममता दीदी का रिसेंट केस सुना होगा सीबीआई को लेके, ठीक है। अभी इसका डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर कैसे होता है अपॉइंटेड, 2014 में लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड अ कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सीबीआई डायरेक्टर। 2014 में लोकपाल आए थे, हमारे अन्ना हजारे जी इतना अनशन करके लोकपाल लाए, और उसमें क्या लिखा है कि कौन कौन मेंबर्स होंगे सीबीआई को अपॉइंट करने के लिए, सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। इट विल बी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय अपने मोदी जी हेड करेंगे। अदर मेंबर्स कौन होंगे वो कमेटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन और द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। होम मिनिस्ट्री सेंड्स अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स टू डीओपीटी। होम मिनिस्टर भेजती है एक लिस्ट जिसमें नाम लिखे रहते हैं सीबीआई के जो डायरेक्टर, मतलब सीबीआई को है ना जो एलिजिबल है सीबीआई के डायरेक्टर के लिए। फिर द डीओपीटी क्या करती है, दे फाइनल लिस्ट करती है बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंसेस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी करप्शन केसेस, ठीक है। अब डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई हैज बीन प्रोवाइडेड ऑफ अ सिक्योरिटी टेन्योर ऑफ 2 years बाय द सीवीसी एक्ट ऑफ 2003। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्ट्रेट अवे पूछ सकता है। लास्ट ईयर कुछ सीबीआई को लेके थोड़ा गड़बड़ वड़बड़ चल रहा था, उनके आपस में, उनका डायरेक्टर फिर इंटरिम डायरेक्टर जो आए थे, बहुत सारे इश्यूज थे। तो दिस ईयर यूपीएससी कैन स्ट्रेट अवे आस्क कि सीबीआई का डायरेक्टर का टेन्योर हैज बी इज फिक्स्ड, तो यस is he is provided by security of tenure by the CVC Act of 2003, ठीक है। भाई लोग कुछ भी रहेगा तो मेरे को बताना बिंदास, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। इंडिया यूएई स्टेलमेट ऑन फ्लाइट एंड्स। तो इंडिया और यूएई क्या करता था, मतलब जो हमारे वंदे भारत जो जाती थी वहाँ के सिटीजन, हमारे सिटीजन्स को वहाँ से लेने के लिए, वो यहाँ से खाली जाती थी, फिर वहाँ से भर के आती थी, फिर यहाँ से वापस खाली जाती थी, फिर वहाँ से भर के आती थी, एंड वही जाता था फिर उनका एमिरेट्स और फ्लाई दुबई भी वैसे करता था, क्योंकि नॉट अलाउड टू ब्रिंग पैसेज इन इंडिया, ठीक है। तो वही उनके बीच में अभी ये हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट है हमारा वंदे भारत फ्लाइट्स। वंदे भारत कौन फ्लाई करता है, एयर इंडिया फ्लाई करता था। और वंदे भारत क्यों था, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे हमारे इंडियंस जो फंसे हुए हैं कोविड-19 के वजह से, उनको हमारे देश वापस लेके आने के लिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं. राजनाथ सिंह इनॉग्रेट 6 ब्रिजेस इन JNK. तो राजनाथ सिंह इनॉग्रेट 6 ब्रिजेस इन. राजनाथ सिंह कौन है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर है. तो ये कौन ये जो ब्रिजेस कौन बनाता है हमारे लिए डिफेंस के लिए? BRO. तो हमारा मेन फोकस रहेगा BRO. बट सर उसके पहले एक बार देख लो ये ब्रिजेस कौन से. द 2 ब्रिजेस ऑन द तरना नल्ला इन कथुआ डिस्ट्रिक्ट and 4 bridges located on the Akhnur Pallanwala road in Akhnur have spans ranging from 30 to 300 meters and were constructed at the cost of 43 crore. ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है BRO. तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट. BRO क्या है? BRO वॉज कब आया था, इनका जन्म कब हुआ था? 1960 में जन्म हुआ था. और किसने ये किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फॉर कोऑर्डिनेटिंग द स्पीडी डेवलपमेंट of a network of roads in the north and northeastern border regions of the country. नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रीजन्स ऑफ द कंट्री में हमारा नॉर्थ मतलब हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड हमारा नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे 7 सिस्टर्स, वहाँ पे बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको इसका ये हुआ था कि वहाँ पे जो भी रोड्स का काम हो हमारे बॉर्डर्स हमारे का बॉर्डर की तरफ वहाँ पे करें. इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. बहुत सिंपल, आपको पूछ सकते हैं BRO इज़ अंडर होम मिनिस्ट्री और ये वो, तो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, और ये ब्रिज बनाने का काम और ये करते हैं. वी आर वेरी लकी टू हैव देम, वंडरफुल पीपल एंड थैंक यू वेरी मच. ठीक है, ICMR plans new survey to estimate COVID-19 spread. ओके, ICMR प्लान कर रहा है सर्वे COVID-19 स्प्रेड. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ICMR. तो ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. ठीक है, व्हाट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? ICMR इज अ एपेक्स बॉडी. एपेक्स मतलब सबसे ऊपर जो होता है उसको एपेक्स बोला जाता है. फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च. इट्स मैंडेट इज टू कंडक्ट, coordinate and implement medical research for benefit of the society, translating medical innovation product. ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. इट इज़ फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये हो गया हमारा ICMR. नेक्स्ट देखते हैं अपन PM केयर्स इज सेपरेट फ्रॉम NDRF. PM केयर्स अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा था कि PM केयर्स इसके प्रीव्यू के बाहर है, जो भी हमारा कैग ऑडिट और ये सब के बाहर है. तो रिसेंटली ये चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है PM केयर्स की बनाने की ज़रूरत ही क्या है जब हमारे पास ऑलरेडी NDRF, नेशनल डिफेंस डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, सॉरी. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने क्या बोला? Ministry told a 3-judge bench that funds like PM cares were separate, different and distinct from the NDRF. मतलब ये जो PM cares का जो फंड है वो NDRF, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड से अलग है. अब वो कैसे अलग है, क्या अलग है, वो हमें आने वाले इसमें पता चलेगा. अब हम बात करेंगे किसके बारे में? लेट्स टॉक अबाउट विल टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो प्रोमोलगेशन ऑफ रेगुलेटिंग, तो हम ये थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, इसके थोड़ा सा पीछे चले जाओ. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो आया था उसने एस्टैब्लिश किया था, क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विथ फुल पावर्स एंड अथॉरिटी. ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सब लोग ने अपन ने पढ़ा रहेगा. उसमें क्या, उसमें सुप्रीम कोर्ट लाया गया था. सिंपल, it was established to hear and determine all complaints for any crimes and also to entertain, hear and determine any suits of action in Bengal, Bihar and Orissa. तो बंगाल, बिहार एंड ओडिशा में जो भी क्राइम्स कुछ भी होता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा बनाया गया था. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कैलकाटा में. The Supreme Courts at Madras and Bombay were established by King George III in 1800 and 1823. प्रीलिम्स का क्वेश्चन स्ट्रेट अवे बन सकता है कि ये पहली बात सुप्रीम कोर्ट्स एट मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टैब्लिश बाय होम. तो किंग जॉर्ज 1, 2, 3. तो किंग जॉर्ज 3 ने बनाया था. मद्रास बनाया था 1800 में
और बॉम्बे बनाया था 1823 में। स्ट्रेट अवे पूछ सकते हैं यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861 क्रिएटेड हाई कोर्ट्स फॉर वेरियस प्रोविंसेस एंड अबॉलिश्ड सुप्रीम कोर्ट्स एट कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो बॉम्बे और मद्रास और कैलकाटा में जो फॉर्म हुए थे उसको कैंसिल किया और इंडियन हाई कोर्ट्स 1861 में हाई कोर्ट्स बनाए फॉर वेरियस प्रोविंसेस, जैसे कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे के लिए हाई कोर्ट्स बनाए। पहले सुप्रीम कोर्ट बनाया था 1773 में और कैलकाटा में, और 1800 1823 में मद्रास और बॉम्बे में, ठीक है। फिर उसके बाद उसको बोला कि कैंसिल, अभी हाई कोर्ट्स बनाएंगे, तो इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861 में बनाया गया था, ठीक है। तो और क्या पढ़ने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। अभी पढ़ते क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है भैया? भैया ये शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। ही शुड बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 5 years। तुम एक हाई कोर्ट के अगर जज हो 5 साल के लिए भैया, तो तुम एलिजिबल हो किस चीज़ के लिए? क्वालिफिकेशन फॉर अ जज, ठीक है। ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर ये लगे कि तुम एक बहुत अच्छे जूरिस्ट हो मतलब तुम अच्छा डिसीजन दे सकते हो, ये प्रेसिडेंट को लगे तो तुमको प्रेसिडेंट जी बोल सकते हैं। या ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। एक तो तुम जज रहो 5 years के लिए, किसके लिए? हाई कोर्ट के जज रहो 5 साल के लिए, या तुम एक एडवोकेट रहो हाई कोर्ट के 10 साल के लिए। ये इंपॉर्टेंट है अभी नेक्स्ट जो आ रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटिंग एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोई मिनिमम एज नहीं है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटिंग अ जज एज अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट से लेके। ईडी अटैचेस एसेट्स इन येस बैंक केस, ओके। तो ईडी ने अटैच किया है एसेट्स येस बैंक केस के लिए। तो अभी हमारा फोकस किस में रहेगा? ईडी में। ईडी क्या है, ठीक है। ईडी इज व्हाट? ईडी इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। It is a multidisciplinary organization mandated with the task of enforcing the provisions of 2 special fiscal laws. Enforcement Directorate 2 laws देखती है, आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में स्ट्रेट। ईडी कौन से 2 लॉज देखता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, फेमा एक्ट, फेमा बोलते हैं, फेमा 1999, और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फेमा एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002, ये 2 एक्ट को गवर्न करता हूँ, ठीक है। अब इसके ओरिजिन, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। इसका ओरिजिन, ईडी कब आया था? पहले ईडी का नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं था, पहले उसको एनफोर्समेंट यूनिट बुलाया जाता था, और ये इसका जन्म हुआ था 1956 में बेसिकली, ठीक है। इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। पहले फेरा देखता था वो कौन से ईयर में? 1956 में। इन 1957 मतलब नेक्स्ट ईयर इट वाज रीनेम्ड एज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट and the administrative control of the directorate was transferred from Department of Economic Affairs to Department of Revenue, ठीक है। DOEA से Department of Revenue में, Department of Revenue is Ministry of Finance, ठीक है। तो अभी बेसिकली वो Ministry of Finance में आता है। ये भी पूछ सकता है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 years, मतलब 1973 से 1977 में द डायरेक्टरेट ऑल्सो रिमेन्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा ईडी के बारे में। भाई मैं जो जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ अपने लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके ओके ओके। कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग अ मस्ट, ठीक है। तो मिनिस्टर जी ने हमको क्या बोला है? उनको जो चाइना मेड गुड्स है, जो अपने ई कॉमर्स वेबसाइट से जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप कुछ खरीदते हो, तो वहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन टैग होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि हम ये पता कर सके कि हमारा मेड इन इंडिया क्या क्या है, ठीक है। बस इतना ही जानना था अपने को। अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। फ्री गेरेंस विल बी गिवन टिल
August 31. ठीक है, आत्मनिर्भर भारत मिशन allocated to state governments which were aimed at migrant workers who didn't have ration cards by a month till August 31. मतलब ये जो है, ये जो फूड ग्रेन्स है बेसिकली, ये जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है जिनके पास ये नहीं, जो गरीब लोग हैं उनके पास राशन कार्ड या कुछ नहीं रहता, उनके लिए ये दिया गया है. ठीक है, दिस स्कीम इज़ फॉर एनीवन हु डजंट हैव अ रेशन कार्ड. द बेनिफिशियरी मे और मे नॉट बी अ माइग्रेंट वर्कर. इट इज़ अप टू द स्टेट्स टू डिसाइड हाउ दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट. मतलब ज़रूरी नहीं है उसके पास राशन कार्ड हो या नहीं हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट पे डिपेंड. हमने स्टेट पे छोड़ दिया, सेंटर बोलते हैं, हमने स्टेट पे छोड़ दिया. स्टेट डिसाइड करेगी कि किसको किसको देना है. अब क्या देना है? अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज 5 किलो ऑफ फ्री गुड फूड ग्रेन्स पर पर्सन एंड 1 किलो ऑफ फ्री होल ग्राम पर फैमिली. मतलब 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स पर पर्सन, हर एक व्यक्ति को 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स एंड 1 किलो ऑफ फ्री होल ग्राम per family has been distributed to migrant laborers, stranded and needy families who are not covered under the National Food Security Act or any state scheme. ठीक है, ठीक है. अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्वायरी करते. इसमें यहाँ पे आया था नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. तो हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते. ये क्या है? announced as a part of the relief package during COVID-19 pandemic. तो ये बेसिकली रिलीफ पैकेज दिया था. किन के लिए रिलीफ पैकेज दिया था? हमारे गरीब भाइयों बहनों के लिए जिनको थोड़ी खाने में दिक्कत आ रही है, उनको दिया गया था. ठीक है, ये जो स्कीम निकाली थी सिर्फ 3 महीने के लिए थी और जून 30 को ख़त्म होने वाली थी. तो अभी ये स्कीम गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है. मेरे हिसाब से अभी नवंबर तक की ये स्कीम चलेगी. ठीक है, the scheme covered 80 crore ration card holders. Each household was provided 5 kilo of food grains, rice or wheat and 1 kilo of pulses, only chana. ठीक है, 1 किलो ऑफ पल्सेस, ओनली चना, इतना ध्यान रखना, ओनली चना दिया जाता था. और 5 किलो फूड ग्रेन्स, राइस या वीट. और ये भी किया था इन्होंने सदर्न स्टेट्स में, इन्होंने वीट जो होता है, क्योंकि सदर्न स्टेट्स यूजुअली वीट ज़्यादा नहीं खाते हैं, उनका ये राइस रहता है, तो उनको थोड़ा राइस ज़्यादा, मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था राइस के लिए सदर्न स्टेट्स को. ठीक है, हो गया क्लियर? ओके, तो और क्या है देखते हैं हम. इफ़ एनीथिंग इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स. ऑस्ट्रेलिया एंड्स हांगकांग एक्सट्राडिशन ट्रीटी. तो ऑस्ट्रेलिया तो हमारा एकदम दबंग भाई बन चुका है. ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, जो हांगकांग में जो लोग हैं, आपको तो पता है हांगकांग में कैसे कितना प्रॉब्लम चल रहा है इसको लेके, जो भी उनका चाइना के साथ इश्यूज़ लेके हांगकांग में इशू चल रहा है जो. तो ये जो ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि भाई अगर आप लोग को चाहिए तो हम लोग 5 साल के लिए आपका ये जो भी है एक्सटेंड करेंगे. जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, या आपके पास कुछ भी टैलेंट हो तो आप हमारे कंट्री में आ सकते हो. तो ऑस्ट्रेलिया एकदम दबंग भाई निकले हमारे. और चाइना के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बोला कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, ट्रेड सैंक्शन ये वो. तो ये अभी चलता रहेगा. ठीक है, रोहिंग्या रिफ्यूजीज कांट लीव आइलैंड. ओके, तो हमको ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि रोहिंग्या है कौन. रोहिंग्या एक एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी है. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कहाँ से है ये? म्यांमार. ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी है फ्रॉम म्यांमार. ठीक है, तो उनको क्या किया बेसिकली, बाशन चार आइलैंड, ये आपको स्ट्रेट अवे प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि बाशन चार आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू. तो ये बाशन चार आइलैंड एक बे ऑफ बंगाल में एक आइलैंड है जहाँ पे उनको बोला गया था रखने के लिए. तो रिसेंटली क्या हुआ, थोड़े हंड्रेड्स ऑफ रोहिंग्याज वर गोइंग टू मलेशिया, समवेयर अराउंड मलेशिया. तो उनको पकड़ के बाशन चार आइलैंड में डाल दिया. तुम बोले यहाँ पे रुको. बट प्रॉब्लम है बाशन चार आइलैंड में, इट इज़ वेरी प्रोन टू फ्लड्स एंड साइक्लोन एवरीथिंग. तो बस वही उनका क्वेश्चन है कि यार कि हम कैसे ज़िंदा रहेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो प्रीतम रानी नॉमिनेटेड फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड. ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो भी स्टेट या वनडे टाइप एग्जाम्स में ये आ सकता है.
तो प्रीतम रानी द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है उनको. हु इज शी इज़ अ फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट हॉकी फॉरवर्ड्स. फॉर्मर इंडिया कैप्टन, ये एक्स कैप्टन है इंडिया की, एंड एक बहुत अच्छी हॉकी फॉरवर्ड खेलने वाली प्रीतम रानी जी है. ठीक है. प्रीतम रानी सिवा हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय इंडियन रेलवेज फॉर द द्रोणाचार्य अवार्ड. द्रोणाचार्य अवार्ड कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स. ध्यान रखना कौन देता है. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स. I think that's all from today. Yes, that's all from today, and I hope you like this video. And आपको कोई भी suggestions या कुछ भी मुझे देना है तो आप मुझे दे सकते हैं. Please subscribe to my channel if you like my video, and please share with all your friends. Thank you very much. Have a great day.